हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी परीक्षा अच्छी जाए और आप सभी अच्छे अंकों के साथ इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लियर करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी के लिए अकाउंटेंसी में एमसीक्यूज़ के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। पूरे अकाउंटेंसी के कोर्स को 5 वीडियो में बांटा गया है और सबसे पहला वीडियो है गैर लाभकारी संस्थाओं का लेखांकन से संबंधित अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 40 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ रहेंगे और 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव का पेपर रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित 40 मार्क्स के लिए जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, करीब करीब मैंने सारे क्वेश्चंस को इस पे लिस्ट कर दिया है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें और ये वीडियो बहुत ही छोटा है, इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लें और होपफुली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सभी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग जो भी सिलेबस है उसे 5 वीडियो में हम डिवाइड किए हैं। इसमें सबसे पहला है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, तीसरा है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, चौथा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पांचवा है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इन पांचों वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। तो मुझे आशा है कि मैंने सभी क्वेश्चंस इन पांचों वीडियो में कवर कर लिया है। तो इसी में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो आप अगर इन वीडियोस को थोड़ा सा समय निकाल करके देख लीजिएगा तो होपफुली कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एनपीओ। पहला प्रश्न मैंने लिया है, पुराने अखबारों की बिक्री है। पुराने अखबारों की बिक्री क्या होती है? ये होती है आयगत प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीप्ट्स। अगर इसी के साथ साथ अगर आपको मान लीजिए कि दिया जाता है कि फर्नीचर की बिक्री क्या है, तो आप क्या कहेंगे उसमें? वो होगा कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, एसेट्स को जब हम बेचते हैं उससे जो इनकम आता है उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्ति। लेकिन पुराने अखबार तो पुराने हो गए हैं, तो इसका भविष्य में और कोई यूज़ नहीं है। तो इसे हम जब बेच देते हैं तो बहुत नॉमिनल कुछ पैसे हमें मिलते हैं, तो ये आयगत प्राप्ति होती है और रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। नेक्स्ट है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज़, यानी कि हमारा एसेट्स ज़्यादा है और लायबिलिटीज़ कम है, तो इस फंड को हम कैपिटल फंड कहते हैं, पूंजी निधि कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, आय व्यय खाता में लिखे जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखा जाता है? किस प्रकार के लेन देन लिखे जाते हैं? तो इसमें केवल आयगत प्रकृति के लेन देन ही लिखे जाते हैं, ट्रांजैक्शंस ऑफ रेवेन्यू नेचर। इसमें पूंजीगत प्रकृति के लेन देन नहीं लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया है, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है, तो इसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन आय नहीं है? फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है चंदा, दान, टिकट की बिक्री, एंडोमेंट निधि, इनमें से कौन आय नहीं है? तो एंडोमेंट निधि जो है ये फंड है, एंडोमेंट फंड, ये आय नहीं है, ये एक फंड है, निधि है। और चंदा, दान, टिकट की बिक्री ये सब आय है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अदद चंदे को कहाँ दिखाया जाता है? अदद चंदे मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस को हम कहाँ दिखाते हैं? ये हमारे लिए एक संपत्ति है, एसेट है, तो इसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ऑप्शंस में दिया हुआ रहे तो ये आय व्यय खाते के आय पक्ष में दिखाते हैं। हम जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस होता है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में जो सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट दिया हुआ रहता है उसमें हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड करते हैं। तो अगर ये सिर्फ एमसीक्यू में पूछा जाता है तो आप इसे एमसीक्यू में जो ऑप्शंस रहेगा उसे पहचानना है और उसमें आपको कलर करना है, उस ऑप्शन को आपको चूज़ करना है।
लेकिन अगर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क नहीं, इस बार 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे आपको ना, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आप इन ऑप्शंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आय व्यय खाता किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो आय व्यय खाता अलाभकारी संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किनके द्वारा बनाया जाता है? जो गैर लाभकारी संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा बनाया जाता है। कभी कभी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, उसमें एनजीओ अगर आपको मिलता है तो एनजीओ जो होते हैं वो भी अलाभकारी संस्था होते हैं, तो उसको आपको चूज़ करना है। या फिर आपको कोई नाम भी दिया हुआ रह सकता है, जैसे कि कभी कभी रहता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का, झारखंड अधिविद्य परिषद दिया हुआ रहता है, तो आपको झारखंड अधिविद्य परिषद को चूज़ करना है। या फिर आपको महाविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल, इस तरह के अगर कोई अलाभकारी संस्था का नाम दिया हुआ है तो आपको उसे चूज़ करना है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो वो सामान्यतः रोकड़ शेष, जो कैश का बैलेंस होता है, वो दिखाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश का बैलेंस दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है, लाइफ मेंबरशिप फी, आजीवन सदस्यता शुल्क कहाँ दिखाया जाता है? तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता में प्राप्ति पक्ष में इसे दिखाया जाता है। जब लाइफ मेंबरशिप फी मिलता है, जिस वर्ष मिलता है उस वर्ष उसे हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं। और फिर वो फंड जो रहता है उसे हम बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं, किस तरफ? दायित्व भाग में। नेक्स्ट है वसीयत, लीगेसी। लीगेसी क्या है? तो ये एक दायित्व है, इसे भी हम बैलेंस शीट में ही दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। क्वेश्चन नंबर 11, आजीवन शुल्क या आजीवन सदस्यता शुल्क, ये क्या होता है? तो ये एक पूंजीगत प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है मानदेय, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम जो होता है वो सेक्रेटरीज को दिए जाते हैं, या कोई व्यक्ति जब हमारे क्लब में या कहीं कुछ हमें बताते हैं या कुछ सेवा देते हैं, कभी कुछ उनका सेवा हम लेते हैं तो उन्हें ऑनरेरियम दिया जाता है। और ख़ासकर ये आपको मिलता है सेक्रेटरीज ऑनरेरियम करके, तो उनको हम सैलरी नहीं देते हैं, उन्हें हम ऑनरेरियम देते हैं। तो वो जो भुगतान होता है वो क्या होता है? वो व्यय होता है, क्योंकि उसे हम प्राय एवरी मंथ या रेगुलर नेचर की ये पेमेंट होती है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये एक व्यय होता है, और इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है, तो इसे हम आयगत प्राप्ति मानते हैं। नेक्स्ट है पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण, आजीवन सदस्यता शुल्क एक उदाहरण पूंजीगत प्राप्ति का हो सकता है। इसी तरह से पूंजीगत प्राप्ति का और भी उदाहरण हो सकता है, जैसे अगर हम सेल ऑफ फिक्स एसेट कर रहे हैं, सेल ऑफ फर्नीचर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी जो प्राप्ति होगी वो भी पूंजीगत प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है विद्यालय के वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त चंदा। तो वार्षिकोत्सव के लिए जब हम चंदा प्राप्त कर रहे हैं तब ये स्पेशल, हम सिर्फ उसी फंक्शन के लिए चंदा प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इसे पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, प्राप्ति एवं भुगतान खाता की एक विशेषता क्या है? तो यह एक वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है। नेक्स्ट है आय एवं व्यय खाता की एक विशेषता क्या है? तो यह एक नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। ये आपको एमसीक्यू में भी मिल सकता है, या फिर ये सब आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी मिल सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी मिल सकता है। गैर लाभकारी अथवा अलाभकारी संस्था का उदाहरण, तो आपको ये भी एमसीक्यू अगर रहेगा तो ये ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना पड़ेगा, जिसमें से अगर आपको विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, मंदिर, क्लब, झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची विश्वविद्यालय, इस तरह के कोई संस्थान रहते हैं तो वो नाम आपको सेलेक्ट करना है। और अगर आपको 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि गैर लाभकारी अथवा अलाभकारी संस्था का उदाहरण दीजिए, तो आप ये सारे उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट है पूंजी कोष, कैपिटल फंड।
बराबर क्या होता है, तो ऑप्शंस में आपको मिल सकते हैं, तो उसमें से आपको ये ऑप्शन करेक्ट करना है कि संपत्ति माइनस दायित्व, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आय व्यय खाते में आय पर व्यय के अधिक्य को क्या कहते हैं? आय व्यय खाते में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आय पर व्यय के अधिक्य यानी कि व्यय हमारा ज़्यादा है, आय हमारा कम है। तो जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, तब हमारा क्या हो रहा है, हमें घाटा हो रहा है या कमी, कमी भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको ऑप्शन में, कमी या घाटा, डेफिसिट कहते हैं उसे। इसी प्रकार से जब आय व्यय खाते में व्यय पर आय के अधिक्य को क्या कहते हैं? व्यय पर आय का अधिक्य यानी कि आय अधिक है और व्यय कम है, इनकम अधिक है और एक्सपेंडिचर कम है, तो हमारा पैसा बच रहा है, तो उसे हम कहते हैं सरप्लस या अधिशेष। क्वेश्चन नंबर 22, भवन निर्माण के लिए प्राप्त दान होता है। तो भवन निर्माण के लिए स्पेशल ये दान मिल रहा है, हमें भवन निर्माण के लिए ही मिल रहा है, तो यह एक पूंजीगत प्राप्ति है, कैपिटल रिसीप्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन, भवन निर्माण के लिए प्राप्त दान को दिखाया जाता है। तो जैसा कि हमने इससे पहले के क्वेश्चन में पढ़ा कि भवन निर्माण के लिए प्राप्त दान जो होता है वो पूंजीगत प्राप्ति होता है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, कि उसे कहाँ दिखाया जाता है? तो उसे हम आर्थिक चिट्ठा में बाईं ओर भवन निर्माण निधि में दिखाते हैं। बाईं ओर मतलब लायबिलिटी साइड में, दायित्व के पक्ष में इसे हम दिखाते हैं। नेक्स्ट है, गैर लाभकारी संस्थाओं में हो रहे घाटा जानने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? घाटा जानने के लिए यानी कि हम डेफिसिट या फिर इसमें सरप्लस भी दिया रह सकता है कि सरप्लस या डेफिसिट, घाटा या अधिशेष को पता करने के लिए हम क्या बनाते हैं? आंसर है आय एवं व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, क्या मारुति उद्योग गैर लाभकारी संस्था है? तो नहीं, यह एक लाभकारी संस्था है। आपको MCQ भी पूछा जा सकता है या फिर क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे 25 क्वेश्चंस मैंने लिया है, बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी से संबंधित होंगे। तो आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है इस चैप्टर से रिलेटेड। आप नेक्स्ट वीडियो बने रहे, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं और भी MCQs लेकर आ रही हूँ, और आप अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कीजिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको इसके बाद अकाउंटेंसी के साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप के भी क्वेश्चन शेयर कर सकूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।